हेलो हेलो हेलो। हेलो का क्लियर कर देंगे, रिवाइज भी कर देंगे, जहां जहां कचरा होगा उसको साफ भी कर देंगे। तत्कालिक वेग और औसत वेग क्या होता है? तत्कालिक वेग होता है किसी निश्चित समय पर के वेग को तत्कालिक वेग कहते हैं, और औसत दो या दो से अधिक का जो औसत होगा उसी को क्या कहते हैं? औसत वेग। अब बढ़िया से देखिए, दुए को क्वेश्चन अगर पूछता है, एक मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, एक मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड है, और ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो देखो हर समय वेग का मान समान है कि अलग अलग? इन दोनों का औसत निकालोगे, औसत वेग निकालोगे, 2 + 2/2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। ये दोनों का भी औसत निकाल लोगे तो आ जाएगा 2 + 2/2 बराबर कितना हो जाएगा? औसत वेग अगर इसका निकालोगे, औसत वेग निकालोगे तो औसत वेग इसका कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। अब बढ़िया से देख लो, किसी निश्चित समय पर का वेग तत्कालिक वेग कहलाता। दोस्त, एग्जाम हॉल में ना छोटा छोटा क्वेश्चन ही गलत होता है जो बाद में तुम पछताते रह जाते हो, लगता है वो साला ये मारना था, मिस हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? उसी को ठीक करना होता है लास्ट के 10 दिनों में। कहते हैं दोस्त मेरे, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो ये सब जगह तत्कालिक वेग हर जगह क्या है? समान। तत्कालिक वेग हर जगह क्या है? समान। औसत वेग निकालोगे तो औसत वेग जो है वो तत्कालिक वेग के क्या है? बराबर। औसत वेग तत्कालिक वेग के क्या है? बराबर। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर तत्कालिक वेग समान हो तो औसत वेग समान होगा। या दूसरा लाइन कह सकते हैं, तत्कालिक वेग समान तब होगा जब एक समान वेग से जाएगा। या आप तीसरा लाइन ये भी कह सकते हैं, तत्कालिक वेग समान है तो त्वरण का मान 0 होगा। बोलो, देखो कितना सारा लाइन इससे बन सकता है। तत्कालिक वेग समान है तो, या एक समान वेग है तो त्वरण का मान कितना होगा? 0। और तत्कालिक वेग औसत वेग के समान है तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त मेरे, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण होगा? वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण होगा? तो यहाँ बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? शून्य त्वरण हो जाएगा। जब तत्कालिक वेग औसत वेग के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? शून्य त्वरण। त्वरण दो जगह शून्य होगा, एक जगह तत्कालिक वेग औसत वेग के बराबर होगा तब, और दूसरा एक समान वेग होगा तब। ये दोनों जगह पर त्वरण का मान क्या होगा? शून्य। और तीसरा, कोई बल नहीं लगेगा तब। अगर कोई बल नहीं लगेगा तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य। चौथा, निर्वात में जी का मान क्या होता है? त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। पांचवा, अंतरिक्ष में त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो लिखिएगा, त्वरण शून्य होता है जब बल 0 होगा, जब एक समान वेग होगा, और जब औसत वेग बराबर तत्कालिक वेग होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा। निर्वात में, अंतरिक्ष में। निर्वात में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी के केंद्र पर 17 गुनी से अधिक स्पीड करने पर अधिक गति करने पर विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, और जहां जहां जी का मान 0 होगा वहां वहां डब्ल्यू का मान क्या होगा? 0, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg। देख लिए? बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण का मान क्या होगा? 0। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब उस पर बल लगा कि नहीं लगा? लगा। एक समान चाल से हम चल रहे हैं, मतलब हमारा कोई धक्का नहीं दे रहा है, इसका मतलब मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है। हो गया? लिखे, अगर हम एक समान चाल से चल रहे हैं इसका मतलब मेरा त्वरण कितना? 0। और त्वरण 0 है, इसका मतलब कोई बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
कोई भी वस्तु तभी तक एक समान चाल से चलेगा, एक समान, जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगे। अब बताओ, बल जो है वेग को बढ़ा देता है कि घटा देता है? दोनों करता है। अगर गति की दिशा में लगेगा तो बढ़ा देगा, गति के विपरीत लगेगा तो घटा देगा। देखो, दूरी और विस्थापन का सवाल अधिकतर पूछता इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका सवाल दिया हुआ है, और हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, एकदम कंप्लीट इसको रिवाइज कर लो। दूरी और कौन? विस्थापन। दूरी और कौन? विस्थापन। दूरी की अगर हम बात करें और विस्थापन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, दूरी और विस्थापन की बात अगर हम करते हैं तो यहां से अगर सीधे चलेगा तो ये क्या होगा? कितना बार बताएं, सीधा चलेगा तो विस्थापन, और टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी। सही है। दूरी की बात अगर हम करें तो ये अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। विस्थापन कौन राशि है? सदिश। इसका मान या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। इसका मान पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो भी होगा, तीनों ना होगा। और हमेशा हम कहते हैं दोस्त मेरे कि दूरी आप बट्टे विस्थापन का जो मान होगा, दूरी हमेशा बड़ा होता है, तब एक से बड़ा और बराबर। बराबर कब होगा? जब दोनों सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? बराबर। अगर विस्थापन बटा दूरी देंगे तो विस्थापन का मान छोटा ना है, तो छोटा बटा बड़ा बराबर एक से छोटा और बराबर। दूरी का मान धनात्मक, एक मिनट, दूरी का मान जीरो कब होगा? जब वो चलवे नहीं करेगा, जब वो चलेगा नहीं। और जब चलेगा तो क्या होगा? धनात्मक। अब विस्थापन का मान जीरो होगा जब वो चलवे नहीं करेगा या जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा। बोलो रे। आई निगेटिव कब होगा? जहां से चलेगा उसके पीछे चला जाएगा। लेकिन इस सब ने पूछता है सीधा। और आर का मान, आर जानते हो ना, रिजल्टेंट। आर क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मान निगेटिव होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं होगा? आर रिजल्टेंट वेक्टर का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मान, यही क्वेश्चन है, पूछता है डायरेक्ट, रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। लिख लिया? रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। रिजल्टेंट का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव नहीं होगा। दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1। दूरी बटा विस्थापन, दूरी बड़ा होगा ना, देख के मारना। रिजल्टेंट में का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होगा। दूरी या तो धनात्मक होगा या तो क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? एकदम चलाएगा, देख के जाना। बता दो, जहां से चला वहीं पहुंच गया, विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, अब फिर फेंकने वाले के पास आ जाता है, तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? जीरो। अब दूरी हो जाएगा 100 गया 100 आया तो कितना हो गया? 200। 200 ना। अगर कोई जहां से चला, अगर आपको विस्थापन निकालना है, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है और अंतिम बिंदु को मिला देना है। अगर मान लो यहां से एक चक्कर लगाता है तो यहां से चला फिर यहीं पहुंच गया, तो यहां से चला फिर यहीं पहुंच गया, तो विस्थापन का मान कितना? जीरो। अब दूरी हो जाएगा, एक चक्कर लगा रहा है 2 पाई आर, एक चक्कर लगाएगा 2 पाई आर, जय चक्कर लगाएगा उतना। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, देख लो फिर वही क्वेश्चन है। एक समान वेग से गतिमान है मतलब 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड से गतिमान है। तो कण की गति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? एक समान रूप से अगर गतिमान है तो इसकी चाल शून्य है, चाल तो ही है, इसका त्वरण शून्य है, इसका त्वरण वेग के विपरीत है, इसकी चाल परिवर्तित हो सकती है, इसका त्वरण का मान क्या है? शून्य। सही है? यही एगो पेंच वाला क्वेश्चन है ग्राम। अगला ये बता दिए था अभी हम ना। क्वेश्चन कह रहा है कोई कार, कोई कार, कोई कार, कोई कार, कोई कार समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में कार की स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन। देखो चलाइए, स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा का जो मामला है इसको एक बार बढ़िया से देख लो।
पहले तो तुमको यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला पूछता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा अब प्लस कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दोस्त मेरे ये हमेशा याद रखना कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ये प्लस ये, लेकिन कभी कभी उल्टा कर भी पूछ दिया है। तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि माइनस कौन ऊर्जा, माइनस कौन ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस कौन ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। ऐसी को स्थितिज ऊर्जा के टर्म में भी तो लिखा जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा के टर्म में लिखेंगे तो भैया इसको यहां रखेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, लिख सकते हैं। अरे बोलवे नहीं करता है, आश्चर्य भरी निगाहों से ना देखो। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एमबीएस। अब बहुत एकरा में कोयला नहीं खोदना है, बढ़िया से समझ लो। 3-4 गो एग्जाम्पल फिक्स है, वही पूछेगा। पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल खाली पूछेगा तुमको, स्प्रिंग पूछेगा, गद्दा पूछेगा, बांध पूछेगा, हथौड़ा उठाया हुआ पूछेगा, और कौन पूछेगा, स्प्रिंग हो गया, गद्दा हो गया, बांध हो गया, हथौड़ा हो गया, धनुष हो गया, गुलेल हो गया। इतने क्वेश्चन पूछता है आज। तो 1 मिनट रुक जा, हम लोग तो लिखाने के लिए लिखा देते हैं उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर फलना चिलना, तो तुम खाली ये अगर मान लो इसके अलावा अभी तक पूछा है इतने एकदम फिक्स क्वेश्चन यहीं तक पूछा है, स्प्रिंग या पूछेगा बांध, या हाथ में उठाया हुआ हथौड़ा, धनुष या गुलेल। इतने क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल पे। हम लोग तो समझाने के दृष्टिकोण से कहते हैं चलता हुआ पंखा, लटक कर चलता हुआ पंखा, वो सब पूछा नहीं है। लेकिन अगर पूछ दे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, तो देख लेंगे खाली हाइट होगा तो स्थिति ऊर्जा, वेग होगा तो गति ऊर्जा, दोनों होगा तो दोनों ऊर्जा, दोनों में से कोई नहीं होगा तो कोई ऊर्जा नहीं हो। अगर कह दे उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, तो उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में हाइट भी है तो स्थिति ऊर्जा होगा, वेग भी है तो गति ऊर्जा होगा। लेकिन पूछा इतने है, स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष, गुलेल। हाँ, हथौड़ा भी कैसा, उठा हुआ, हथौड़ा कैसा, उठा हुआ। अभी तक जो पूछा है स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष या गुलेल, स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष या गुलेल। आइए हमेशा ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य का भी फॉर्मूला यही है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो कार्य होता है उसका भी फॉर्मूला क्या है, mgh। h क्या है, h लिख लो, ऊंचाई में परिवर्तन। h क्या है, ऊंचाई में परिवर्तन, यानी प्रारंभिक ऊंचाई या माइनस अंतिम ऊंचाई, या अंतिम ऊंचाई माइनस प्रारंभिक ऊंचाई। स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष, गुलेल। स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष और गुलेल, ये कौन ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा। कौन ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। और अगर हाइट होगा तो स्थिति ऊर्जा, वेग होगा तो गति ऊर्जा, दोनों में से दोनों होगा तो कौन ऊर्जा, दोनों ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा। गति ऊर्जा निकालोगे तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थिति ऊर्जा। सही है, बढ़े। पूछा अभी इतने, स्प्रिंग, गद्दा, बांध, हथौड़ा, धनुष और गुलेल। बढ़े। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, mgh की अगर हम बात करें, mgh की अगर हम बात करें, ऊपर की ओर जो mgh होगा वो होगा निगेटिव, और नीचे की ओर जो mgh होगा वो होगा पॉजिटिव। एक चीज और ध्यान रखना, उठाने में जो कार्य होगा, उठाने में कार्य जो होगा वो होगा mgh, और उठाए रखने में कार्य जो होगा, कितना बार बोले, उठाए रखने में कार्य जो होगा वो हो जाएगा 0। उठाए रखेंगे तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। उठाने में कार्य हो जाएगा कितना, mgh। और धरती से ऊपर उठाने में माइनस mgh, यानी कार्य का मान निगेटिव की पॉजिटिव, और नीचे गिराने में पॉजिटिव। एकदम लिख लो, ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाते हैं। ऐसे देखो, एक मिनट, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, ऊपर उठाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाएंगे। अब विरोध में किया गया कार्य क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव ना, क्योंकि विरोध करेंगे मतलब निगेटिव होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में उठाने में किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। अगर गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में गिरा देंगे तो क्या होगा, धनात्मक। ऊपर उठाएंगे ऋणात्मक, नीचे गिराएंगे धनात्मक। चलिए लिख, हो गया।
ऊपर उठाएंगे तो निगेटिव, ऊपर उठाएंगे तो निगेटिव, ऊपर उठाएंगे निगेटिव। पढ़े? ऊपर उठाएंगे तो क्या? निगेटिव। एक चीज और जान लो दोस्त मेरे, कि पावर का जितना फॉर्मूला है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, या एम जी एच बाई टी, यही फॉर्मूला लगता है हमेशा। सीडी वाला क्वेश्चन देगा तो एच को खाली बदलना ना भूलना, न तो गड़बड़ हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, एम जी एच। और कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। आइए हमेशा ध्यान रखना, थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 जीरो होता है, कार्य का मान क्या होगा? जीरो। थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा तो कॉस 90 होता है, कॉस 0 होता है 1, जो महत्तम मान है, जिसमें कार्य का मान क्या होगा? महत्तम। और थीटा का मान अगर 180 डिग्री होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण है थीटा, थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा, कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक। और ये ऋणात्मक कार्य किसके कारण होता है? घर्षण बल के द्वारा। अगर कोई आदमी बोझा लेकर जा रहा है, थीटा का मान 90 होगा, कार्य का मान क्या होगा? 0। धक्का लगाएंगे तो विस्थापन का मान 0 होगा, कार्य का मान क्या होगा? 0। अगर कोई आदमी दो ऑप्शन दे दे कि एक आदमी बैठ कर पढ़ रहा है, एक आदमी बोझा लेकर जा रहा है, किसमें कार्य 0 होगा? जो आदमी बैठकर पढ़ रहा है उसमें कार्य 0 होगा, क्योंकि उसका विस्थापन एग्जैक्ट क्या होगा? 0। जो आदमी चल रहा है उसका थीटा कभी 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पढ़े? थीटा का मान 90 डिग्री, कार्य का मान कितना? 0। थीटा का मान 0 डिग्री, कार्य का मान कितना? महत्तम। थीटा 180, कार्य का मान कितना? ऋणात्मक। थीटा 180 होगा, कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक कार्य किसके कारण होता है? घर्षण बल के द्वारा। क्योंकि घर्षण में गति भैया इधर होता है, घर्षण बल इधर होता है। घर्षण बल इधर ना होता है? अरे बोल लो, घर्षण बल इधर ना होता है। दोनों एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। कोई स्टाफ है वहां? ऊपर में देखो तो कैबिन में बोलना सर का मोबाइल सर मांग रहे हैं, चार्ज में लगा हुआ हो गया? अरे हुआ? तुमको जो दोस्त पूछेगा ना, यही वाला कंडीशन भी पूछेगा, ये वाला भी पूछेगा, ये वाला भी पूछेगा, तीनों पूछता है। कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। यहां आंसर बता दो क्या होगा? कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर आरंभिक वेग का 4 गुना, तो स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा? परिवर्तित नहीं होगा। खींचे हुए धनुष को छोड़ रहा है तो हड़बड़ा के मारोगे तो धनुष में स्थिति ऊर्जा मार दोगे, जो कि ऑप्शनों में नहीं है। खींचे हुए धनुष को छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा, तो अगर धनुष को छोड़ दोगे तो धनुष जाएगा, तो स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? गति ऊर्जा में बदल जाएगा। मार देंगे गति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इज द राइट आंसर। एक चीज और ध्यान रखना, ध्वनि तो एक प्रकार का कंपन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? कंपन ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऊष्मा जो है वो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। अणुओं की गतिज ऊर्जा ऑप्शन में देता है, औसतो गतिज ऊर्जा देगा, तो मारना अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। और चला, आज के एलपी टेस्ट में था क्या? जल्दी लिख। हो गया? देखो ऊष्मा पूछता है क्वेश्चन, ऊष्मा क्या है? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। गतिज ऊर्जा के कारण नहीं, औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। कहते हैं एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल। ये चला, ये क्वेश्चन खूब अभी ट्रेंडिंग में है। एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। इसमें दो गो टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है। पहला टाइप ये है कि एफ बराबर फॉर्मूला देखो क्या होता है, G m1 m2 बटा आर। इसको अगर हम M1 M2 को एक मान ले, आर को भी एक मान ले, M1 M2 को क्या मान ले? एक।
और आर को भी क्या मान ले, एक, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, जी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं दोस्त मेरे, इसको डिफाइन करते हैं, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के क्या होता है, बराबर। एक तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, दूसरा है पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भी आई। पी बराबर हम कितना बार बोले हैं, पी बराबर होता है भी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर भी स्क्वायर बाय आर। इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वोल्ट का स्क्वायर बटा ओम। आई दोनों को क्या लिख सकते हैं, वाट, क्या लिख सकते हैं। आई ये वो क्वेश्चन जो शक्ति बराबर मान लो अगर कार्य बटा समय है, शक्ति बराबर क्या है, कार्य बटा समय, तो ये वो नया टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें है 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड, ऐसा रिलेशन दे देगा, कहेगा कौन सा सही है। तो शक्ति का हो गया वाट, कार्य का हो गया जूल, यहाँ हो जाएगा सेकेंड, यहाँ हो जाएगा क्या, सेकेंड। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। एगो ये टाइप हो गया, एगो ये टाइप हो गया, एगो ये टाइप हो गया, यही 3 टाइप पूछता है। हो गया। शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। तीनों ट्रेंड समझ में आ गया ना। हो गया, अरे हो गया। इसको देखो कैसे पूछेगा, इसको पूछेगा एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। या यहां पूछ देगा बताओ निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक है, एक ऑप्शन दे देगा वोल्ट एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर शक्ति का मात्रक है कि नहीं है, क्योंकि वोल्ट एम्पियर ही किसके बराबर, वाट के। और यहाँ पूछ देगा निम्न में से कौन सा संबंध सही है, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 मीटर, 1 वाट बराबर 1 अर्ग बटा 1 सेंटीमीटर, कुछ इस टाइप का सवाल दे देगा और आपको कहेगा बताइए कौन सा सही है, बना दीजिएगा। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब बताओ गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगहों पर लागू होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगहों पर लागू होता है, हर जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाता है, यदि डोरी टूट जाए। इसका क्वेश्चन जो तुमको पूछेगा, देखो 2 मिनट में हम तुमको पूरा का पूरा वृत्तीय गति खत्म करते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वृत्तीय गति की अगर हम बात करें तो वृत्तीय गति में एक लाइन जो सबसे ज्यादा पूछता है, चाल और गतिज ऊर्जा नियत रहता है। चाल और गतिज ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है। चाल और गतिज ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है, नियत अचर रहता है। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, और अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बटा आर। और दोस्त मेरे अगर 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 वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जबकि अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल की दिशा जो होती है वो किधर की ओर होती है, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, जबकि वेग की दिशा किधर की ओर होती है, स्पर्श रेखा की दिशा में। इसीलिए बॉल अगर ये धागा में बंधा हुआ और ये टूटेगा तो स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा, किधर की ओर चला जाएगा, स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। कोई भी वक्रपथ पर अगर घूमता है तो उसे अभिकेंद्र बल बनाने के लिए वक्रपथ को कैसा बना दे, सुनो चला, लिखने का समय नहीं है। वक्रपथ को क्या बना दिया था, ढालनुमा। वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल भी बराबर √r/g tan थीटा होता है, जहां आर वक्रपथ की क्या है, त्रिज्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और tan थीटा क्या है, ढाल है। tan थीटा क्या है, ढाल। अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और अगर 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 कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है तो यहाँ जो अभिकेंद्र बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है तो यहाँ जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो विद्युत आकर्षण बल से मिलेगा। कहां से मिलेगा, विद्युत आकर्षण बल से मिलेगा। अगर कोई गाड़ी सड़क पर घूम रही है तो वहां अभिकेंद्र बल घर्षण बल से मिलेगा।
और अगर कोई धागे में पत्थर को बांधकर घुमाया जाए तो धागा में तनन बल होता है, ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में विद्युत आकर्षण बल होता है, धागा में तनाव बल होता है। अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ पर घूमेगी तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और हमेशा पूछता है बाहर की ओर पलटेगा कौन पहिया पहले उठेगा, अंदर वाला। ऐसे पलटता है, अंदर वाला पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगा। अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर। चाल और गति ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है। अभिकेंद्र बल की दिशा, अभिकेंद्र बल की दिशा किधर की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर की होती है, केंद्र की ओर। आवेग की दिशा किधर की ओर होती है, स्पर्श रेखा की ओर। अभी बराबर होता है √r/g tan थीटा। वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। और इसके बराबर तथा विपरीत एक बल लगता है जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल को केंद्रापसारी बल भी कहते हैं, केंद्रापसारी बल। और अभिकेंद्र बल को केंद्राभिसारी बल कहते हैं, केंद्राभिसारी बल कहते हैं। यह अपकेंद्र बल एकमात्र ऐसा बल है जो कैसा बल है, काल्पनिक बल है, जो न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किधर की ओर लगता है, बाहर की ओर। तो कौन सा बल काल्पनिक बल है, अपकेंद्र बल। कौन सा बल केवल गुरुत्वाकर्षण का बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है जो क्षीण बल है, घर्षण बल। और सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है कि अंदर की ओर। इसका एग्जांपल है दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। दूध से मक्खन का अलग होना, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। ये किसका एग्जांपल है, अपकेंद्र बल का। कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर घूमेगी उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अगर अभिकेंद्र बल ग्रह घूम रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, गाड़ी घूम रहा है तो घर्षण बल, धागा घूम रहा है तनन बल, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विद्युत आकर्षण बल के बराबर होता है। एक समान चाल से अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ में घूम रहा है तो चाल और गति ऊर्जा नहीं बदलता। क्लियर है, इतने तुमको वृत्तीय गति में पढ़ना है। अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। और क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर में क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है। और ये जो पत्थर है, ये दोस्त मेरे कहता है यदि डोरी टूट जाएगा तो ये स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा, चला जाएगा। कहने है सी नंबर। चाल और गति ऊर्जा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। तब कहा जाएगा कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, कोई बल नहीं लगेगा, मुक्त रूप से गिरेगा। मुक्त रूप से गिरेगा, कोई बल नहीं लगेगा। अगर ऊपर से नीचे गिरेगा प्रारंभिक वेग 0, नीचे से ऊपर जाएगा अंतिम वेग 0। और नीचे से ऊपर जाए कि ऊपर से नीचे जाए, हमेशा हम बोले जी। और कुल ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नियत। एक चीज और ध्यान रखे, अगर आधा पर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आधा 50% होगा और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 50% होगा। अगर कितना ऊंचाई पर रहेगा, h/2। अगर ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, इसलिए स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा, गति ऊर्जा का मान घटेगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, h का मान घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। और कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। आधा पर रहेगा, आधा स्थिति ऊर्जा, आधा गति ऊर्जा। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्थिति ऊर्जा जो इसका होगा वो गति ऊर्जा में बदल जाएगा। और अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो गति ऊर्जा जो होगा स्थिति ऊर्जा में बदल जाएगा। बोलेंगे अगर आधी ऊंचाई पर रहेगा तो आधा स्थिति ऊर्जा और आधा गति ऊर्जा। आधा स्थिति और आधा क्या होगा, आधा स्थिति और आधा क्या होगा, गति ऊर्जा। हाँ, नीचे से ऊपर जाएगा तो बताओ स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा और गति ऊर्जा का मान घटेगा। ऊपर से नीचे आएगा, हाइट घटेगा, हाइट घटेगा, स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा का मान बढ़ेगा। आधा पर रहेगा, आधा पोटेंशियल एनर्जी, आधा काइनेटिक एनर्जी। नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, गुरुत्वीय त्वरण का मान और कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। क्लियर, बोलेंगे आंसर बता, बोलेंगे व्हाट इज द आंसर, सी फॉर कैट। जब एक इस पर केवल कौन बल कार्य करे, गुरुत्व बल। और सब बढ़िया है, हाँ नहीं, रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। बताओ एक समान चाल से चलेगा, चाल और गति ऊर्जा क्या होगा, बदलेगा कि नहीं, बदलेगा। आवेग की दिशा किधर, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। काल्पनिक बल कौन बल है, अपकेंद्र बल। क्लियर, कितनों पढ़ा देंगे ना, एग्जाम हॉल से निकलेगा कहेगा झा सर जो पढ़ाए थे वो सब नहीं आया, समझे। फाइनली हमको वही मिलना है, ठीक ना। लेकिन अब दोस्त होता क्या है ना, ये बात तो फिक्स है
कि 20 लाख बच्चा अगर एग्जाम देगा तो उसमें 17 लाख के नए होना है। अगर मतलब ओकर एग्जाम में 40 नंबर कट ऑफ जाएगा, अगर मतलब ओकर अधो नहीं बना। अगर 40 नंबर कट ऑफ जाएगा नॉर्मलाइज करके, वो भी 40-45 नंबर हार्डली कट ऑफ जाएगा। 50 पार तक कोनो शर्ते पे नहीं होगा। 50-51 अब साफे अब अटपट इस बार हो जाए तो हम भगवान नहीं है, आनी मुनी हम नहीं जाने। आईएएस के नहीं जाता है चला 70% से ज्यादा कट ऑफ, एक कहाँ से जाएगा। लेकिन जकर आधार नहीं बनेगा ना, वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा कुछ नहीं लड़ा। ये लड़ता कथी है रे? अच्छा अभी जब हम पढ़ा रहे हैं ये सब कथी है? रामायण। अगर मतलब साफे तब अमेरिका वाला कोनो सिलेबस से सेट कर दिया होगा तभी नहीं लड़ेगा। लड़ता क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्टली कॉन्सेप्ट। हम बार बार कहते हैं रेलवे हमेशा नए क्वेश्चन को फ्रेम करने में बिलीव रखता है। हर बार वो अपना नया क्वेश्चन लाता है और वो वही बंदा बना पाएगा जेकरा कॉन्सेप्ट में दम है। वो क्या करेगा देखो, अभी तो हम पढ़ा दिए ना, वो क्वेश्चन में क्या बदलाव करेगा। निम्नलिखित में से क्रमशः डैश बल क्षीण बल है तथा डैश बल केवल आकर्षण का बल है। ऑप्शन दे देगा, देखो ना, हम तो थोड़ा पढ़ा है कि क्षीण बल घर्षण बल, केवल आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। वो दे देगा घर्षण गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण घर्षण, घर्षण विद्युत आकर्षण, विद्युत आकर्षण घर्षण। साले ही कुछ ही पूछ दल को रे। अच्छा चला, जो साइंस तुम पढ़ रहे हो ना, ये साइंस अमेरिका में भी यही पढ़ता है लोग। जर्मनी भी चले जाओगे तो यही पढ़ता है। इतिहास सबका अलग अलग होता है, साइंस यही होता है। अब बच्चा क्या, बहुत बच्चा तो अब एडमिट कार्ड आने के बेरी आया है तो बहुत बच्चा आके नीचे बैठा है, जाके देखना। अभी नीचे है 6-7 को आऊ चला रूम खोजने के विचार में है। खोजिए लेगा रूम, इस बार नौकरी लिए लेगा। हमरा कर कोनो बैच दीजिए। अब अगर हम कौन बैच देंगे, सब बैच 3 दिन में खत्म होने वाला है। कहता कोनो बैच नहीं है आपके पास, खाली रेलवे रेलवे करते हैं आप, आपके पास तो बैचे नहीं है। हम बोले भाई 10 दिन बचा है परीक्षा को। कहता सर 10 दिन जे होगा वह के लिए बैच दीजिए, ठीक ना। अब इसनो यूनिक पीस सब आया है तो हम बोले पिछले बार बहुत टकराया था, इस बार एगो मात्रे टकराया। और हाथ में जो है चूना लगले है, चूना कत्था। हम देखे तो हम पिछले बार का हमको याद आ गया। हम बोले ई रे, बोलता हाँ सर पान दुकान था गांव में। सोचे 1 महीना देखते हैं, 1 महीना तैयारी नहीं करते हैं, 1 महीना देखते हैं। अभी मेरे पास चला, अभी जो वीडियो तुम देखा होगा, अभी वो लड़का रेलवे में उसका डाले हैं। जितना जॉब में है ना सब उठ के चला है 15 दिन का छुट्टी लेके, 15 दिन में कबाड़ देंगे। अब तोरा बता रहे हैं जितना बच्चा जॉब में है ना, में 2% के जॉब होना है, तब वो लोग भूल गया है, कुछ उसको याद नहीं है। वो सब अभी ओकरा से पूछेंगे बल का बीमा बताओ तो वो कहता है अच्छा सर एक बार रिवीजन करने नहीं दीजिए। पढ़ाई किसी के बाप का नहीं है, आज हम छोड़ देंगे कल पढ़ाई हमको छोड़ दे। 10 दिन हम छोड़ देंगे चला, 11वां दिन आएंगे तो अभी 4 लाइन बता रहे हैं तो 3 लाइन बता के जाएंगे। 1 महीना छोड़ देंगे तो 1 लाइन बता के जाएंगे, अगला 2 लाइन हमको पढ़ के आना पड़ेगा। ये जो फ्लो है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए। और भांति भांति के बच्चे होंगे, आप खाली अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। अगला कहता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता, अभी तुरंत बताए थे, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य mgh। और ये क्या है? h ऊंचाई में अंतर ना, वस्तु के आरंभिक और अंतिम ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों में अंतर, यही ना। अगला ऊपर जाएगा तो कार्य का मान धनात्मक कि ऋणात्मक? अरे बोल दोस्त मेरे, ये द्रव्यमान और भार में अंतर बहुत पूछवे करेगा। एक चीज एकदम ध्यान रखना, ये पृथ्वी है, क्या है ये? यहां पर द्रव्यमान क्या है? m, त्रिज्या क्या है? r। तो बताओ यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण भार का मान होगा W बराबर क्या होगा? mg। यहां पर द्रव्यमान होगा m, द्रव्यमान क्या होगा? m। चंद्रमा पर जाओगे तो हम बोले हैं W बराबर हो जाएगा mg/6, क्योंकि यहां पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान m गुरुत्वीय त्वरण g होगा तो यहाँ द्रव्यमान m लेकिन गुरुत्वीय त्वरण g/6 होगा।
यहां जो द्रव्यमान होगा, अगर यहां पर पृथ्वी पर द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना होगा? 10 किलोग्राम। इसका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है, हर जगह क्या रहता है? नियत रहता है। भार W बराबर क्या होता है? mg। इसका मान यहाँ g है, तो चंद्रमा पर इसका मान g, गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 है। यानी इसका छठा भाग यहाँ होगा भार, और इसका छगुना भार यहाँ होगा। यानी 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 अगर हम इसका भार यहाँ कहते हैं 600 न्यूटन, तो इसका छठा भाग यहाँ होगा 100 न्यूटन। और अगर यहाँ कहते हैं हम 300 न्यूटन, तो इसका छगुना यहाँ होगा 1800 न्यूटन। लेकिन यहां अगर 10 केजी होगा तो यहां भी क्या होगा? 10 केजी होगा। देख लो, यहां अगर 10 केजी होगा तो यहां भी क्या होगा? 10 केजी। यहां अगर 100 न्यूटन तो यहां भी कितना? 600 न्यूटन। यहाँ 600 तो यहाँ 100। इसका छगुना यहाँ और इसका छठवां यहाँ, बोलवे नहीं करेगा। और दोस्त मेरे, हमेशा ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार में अगर हम अंतर की बात करें, तो द्रव्यमान और भार में अगर हम अंतर की बात करें, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? केजी। और ये कैसा रहता है? नियत। भार की बात करोगे, ये कौन राशि है? सदिश राशि। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन। और ये बदलता है कि नहीं बदलता? क्योंकि W बराबर होता है mg। g का मान बदलेगा, W का मान क्या होगा? बदलेगा। ये एकदम ध्यान रखना कि यहाँ इसका छठा भाग भार यहाँ और इसका छगुना यहाँ। ऐसे भी चंद्रमा छोटा है, छोटा पे भार घट जाएगा और घट के छठा भाग हो जाएगा। और पृथ्वी बड़ा है तो यहाँ पर भार छगुना हो जाएगा। और द्रव्यमान जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मात्रक केजी है, नियत रहता है। भार सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन है। और ये क्या होता है? बदलता है। किसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है? भार का। भार का। किसका? भार का। द्रव्यमान का मान हर जगह क्या रहता है? नियत रहता है। क्लियर है? अरे बोल लो, अरे बोल लो, अरे बोल लो। ये माए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? गौर फरमाइएगा। कहता है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार कितना है? 60 न्यूटन। चंद्रमा पर इसे मापने पर इसका भार कितना हो जाएगा? धरती पर 60 है तो चंद्रमा पर छठा भाग होगा कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। बनेगा ना? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन, भौतिक मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मतलब अगर परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा तो भौतिकी, और नहीं मिलेगा तो रासायनिक। परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा भौतिकी, नहीं मिलेगा रासायनिक। मिल जाएगा भौतिकी, नहीं मिलेगा रासायनिक। मिल जाएगा भौतिकी, ना मिलेगा रासायनिक। मिल जाए मतलब पानी से बर्फ बने, बर्फ से फिर पानी बन जाए। मिले कि ना मिले? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। जंग लग गया, नहीं मिलेगा रासायनिक। पानी बर्फ बन गया, बर्फ फिर पानी बनेगा। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? लोहे का पिघलना, फिर से लोहा मिल जाएगा। जंग लगना, लोह छड़ का मोड़ना, मिलेगा। लोह धातु का तार खींचना, फिर से हम लोहा गला के बना सकते हैं। आंसर बता क्या होगा? सी। 1 3 4। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन? बाप रे बाप, महा में भी आए। देखो, इसका जो क्वेश्चन पूछेगा तुमको विद्युत का चालन के लिए, पहले तो कुचालक पूछेगा। क्या पूछेगा? कुचालक में रबड़ का नाम सुने हो? पोर्सिलीन का नाम सुने हो? माइका का नाम सुने हो? माइका को ही क्या कहते हैं? अबरक। क्या कहते हैं? अबरक। शुद्ध जल का नाम सुने हो? शुद्ध जल का नाम सुने हो? वर्षा जल का नाम सुने हो? आसूत जल का नाम सुने हो? अरे बोलो, आसूत जल सुने हो? हाइड्रोकार्बन सुने हो? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, हाइड्रोकार्बन। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुने हो? कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। हाइड्रोकार्बन में जितना पेट्रोलियम पदार्थ है सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन हो जाएगा? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है? विद्युत का क्या है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का क्या है? कुचालक।
विद्युत का क्या है? कुचालक। महा भी आई पूछवे करेगा। खाली अबरक के बारे में ध्यान रखना, अबरक 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 ऊष्मा का सुचालक है। अबरक ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। पोर्सिलीन ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। पढ़े? आज जिस घोल से विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। आज ग्रास नहीं होगा उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। बढ़िया रे। कार्बोहाइड्रेट विद्युत का क्या है? कुचालक। हाइड्रोकार्बन विद्युत का क्या है? कुचालक। पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन विद्युत का क्या है? कुचालक। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज विद्युत का क्या है? कुचालक। शुद्ध जल, अशुद्ध जल, वर्षा का जल विद्युत का क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक। पोर्सिलीन विद्युत का क्या है? कुचालक। माइका विद्युत का क्या है? कुचालक। रबर विद्युत का क्या है? कुचालक। क्लियर है? इतने रहबे करेगा। मार फायरिंग आंसर बता। सोडियम क्लोराइड विद्युत का क्या है? सुचालक। लेकिन कौन अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। एकदम एक चीज याद रखना, आयनिक यौगिक का गुण पूछे या NaCl का गुण पूछे, महा भी आए, इसका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और द्रव अवस्था में विद्युत के। एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। नमक ले लो, नमक को ठोस अवस्था में रखोगे कुचालक और द्रव अवस्था में रखोगे सुचालक। H2O में ये घुलनशील क्यों? घुलनशील। अरे जल में नमक क्या होता है? घुलनशील। कार्बनिक घोलक में अगर कहेगा तो अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील। ये जब भी बनेगा धातु और धातु के बीच बनता है। धातु एंड अधातु के बीच बनता। किसके किसके बीच बनता? धातु और अधातु के बीच बनता है। महाविव्या। इसका ठीक उल्टा होता है सहसंयोजक। इसका ठीक उल्टा कौन होता है? सहसंयोजक। उसका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। उसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? निम्न होता है। एग्जाम सेंटर कब तक आएगा? सुतल रहेगा कोनो दिन? चल आएगा भोरे भोर। बहुत जल्द चला। डेवलपर को हम लगाए हुए हैं। जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट अपने सिस्टम पे घर पे भी देना चाहते हैं या अगल बगल में आपके पास सिस्टम अवेलेबल होगा तो बहुत कम फीस में आप वहां भी बैठ के टेस्ट मार सकिएगा। हम एक लिंक आपको देंगे, वो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। सेम विंडो जो TCS का है वो आपके सामने खुल जाएगा। जो टेस्ट यहाँ होता है वही टेस्ट आप वहां मार पाइएगा। बहुत जल्द ये फैसिलिटी आप लोगों के पास उपलब्ध होगा, ऑनलाइन वाले बच्चों के पास। लास्ट टाइम में भी आप 4-5 टेस्ट अगर प्रैक्टिस करना चाहे, बहुत जल्द, हो सकता है कल तक। डेवलपर से हमारी बात नहीं हुई है, कर ही रहा होगा बंदा। बहुत जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। बढ़े? अरे बढ़े। देखो, केरोसिन, अल्कोहल, ग्लूकोज, विद्युत का क्या है? कुचालक। अब कहते हैं विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन? हाँ, एक हमारा बहुत बात अभी बताने का मन कर रहा है तोरा। देखो चला, एकदम ध्यान से समझ लो। हम कितना बार बोले हैं यौगिक कौन चला और कौन चला? मिश्रण। तो यौगिक में सब कुछ जो है निश्चित अनुपात। कौन अनुपात? निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। आइए, अनिश्चित ना, ये अनिश्चित अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? मिश्रण। बताओ, इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है? अरे जल है, जल इसका एग्जाम्पल है। H2O। इसका एग्जाम्पल क्या है? शरबत। जो क्वेश्चन पूछता है खाली अगर उसकी बात करें तो बोल दें हम। अरे बोल दें हम। देखो, मिश्रण के बारे में क्वेश्चन पूछता है, इसकी संरचना तय नहीं है। मिश्रण हो गया शरबत। शरबत में इसके अवयवी तत्वों का गुण, चीनी का गुण मौजूद होता है। यह अनिश्चित अनुपात में मिला। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन में यहां देता है क्वेश्चन। यह अनिश्चित अनुपात में होता है, किसी भी अनुपात में होता है। ये निश्चित अनुपात में होता है। और निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था?
निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट, निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट, निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट। इसके अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद नहीं रहता है। और ये किस अनुपात में होता है? निश्चित अनुपात में। इसका सूत्र होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका सूत्र नहीं होता। तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, क्योंकि दोनों का सूत्र होता है, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए इसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण को कौन पदार्थ कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण को कौन पदार्थ? बताइए इनमें से कौन सा मिश्रण का गुण नहीं है? नहीं है रे, नहीं है। इसकी संरचना तय है, गलत ना है? इसकी संरचना तय नहीं है। महाविद्या इस टाइप का तीनों को क्वेश्चन में पूछता है। हम बताते बताते बता भी दिए थे कल। एक संयोजकता वाला कौन है? धातु और अधातु। और कोई भी अस्थायित्व को कब प्राप्त करता है? डुएट और डुप्लेट, ऑक्टेट पूरा करके। डुएट और क्या? ऑक्टेट। डुएट कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? दोस्त मेरे, ये हमेशा ध्यान रखना, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे ओ। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। जैसे क्या? O2 ना। याद रखना, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। परमाणु शब्द का खोज किया था डेमोक्रिट्स ने। और याद रखना, परमाणु शब्द का खोज, शब्द का खोज कौन किया? डेमोक्रिट्स। लेकिन परमाणु का पहला सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। पहला सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। लेकिन बुनियादी सिद्धांत डाल्टन ने। पहला सिद्धांत थॉमसन, बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। आप पता है परमाणु के लिए जो दिया था मामला, एनसीईआरटी में भी दिया था। पहले है कौन? थॉमसन। थॉमसन के बाद डाल्टन। डाल्टन का था परमाणु अविभाज्य। डाल्टन के बाद रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बाद बोर-ब्यूरी। बोर-ब्यूरी ने ही ने 2n² का सिद्धांत दिया था। डाल्टन कहता था प्लम पुडिंग का सिद्धांत थॉमसन ने। परमाणु सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। ये कहता था परमाणु अविभाज्य। रदरफोर्ड कहता था परमाणु क्या है? विभाज्य है। अब बोर-ब्यूरी के अनुसार महत्तम का इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। उसी से निकालते KLM में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बोलो, अरे बोलो, पहला सिद्धांत कौन दिया? लेकिन कहेगा बुनियादी सिद्धांत कौन दिया? डाल्टन। बुनियादी सिद्धांत कौन दिया? बुनियादी सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत डाल्टन। पहला सिद्धांत, पहला सिद्धांत, पहला सिद्धांत थॉमसन, 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 थॉमसन। अगला, नीचे दिए गए तत्वों में से, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे बड़ा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा है। इधर से इधर जाएंगे आवर्त में घटता, वर्ग में बढ़ता। लगातार परमाणु संख्या होगा तो आवर्त का होगा, और लगातार नहीं होगा तो किसका होगा? वर्ग का होगा। गौर से देखो, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, तो इसका मतलब आवर्त में इधर से इधर जाने पर क्या होगा? घटता। सबसे छोटका मांग रहा है, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। सही है। अब देखो, ये आवर्त में घटता, वर्ग में क्या होता? बढ़ता। इसके अलावा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव आवर्त में बढ़ता और वर्ग में घटता। एक उल्टा होता है, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता। बोलन रे। अगला अगला अगला, इसका देखो, किसी का भी द्रव्यमान, किसी का भी प्रतिशत निकालना है ना, तो पूरे का द्रव्यमान निकाल देना है। पूरे का द्रव्यमान हो जाएगा 14, 4 18 प्लस 14 प्लस 48, कितना? 80 ग्राम में नाइट्रोजन का प्रतिशत 14 दूनी कितना? 28। तो कहेंगे 80 ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन, इसलिए 1 ग्राम में 28/80, इसलिए 100 ग्राम में 28/80 या गुना 100% नाइट्रोजन। एगो चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, वो जो तुम याद कर ले हो यूरिया में 46.6%, वो तो पूछवे करता है, लेकिन अगर तुमको बदल के देगा तो कुछ नहीं करना। द्रव्यमान निकालने आता है ना, तो कहेंगे इतना द्रव्यमान में 14 दूनी कितना? 28। अगर कहता ऑक्सीजन का प्रतिशत, कहते इतना द्रव्यमान में 16 तिया कितना? 48। इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना? अरे बोलो, किसी का भी निकाल दोगे?
अगर मान लो कैल्शियम फॉस्फेट दे देगा CA3PO4 हॉल 2, फॉस्फोरस का प्रतिशत कहेगा, इसका मान लो द्रव्यमान निकल कर आया x, तो कहेंगे x में कितना फॉस्फोरस, 31 दूनी 62 ग्राम, इसलिए 1 में कितना, इसलिए 100 में कितना, अरे बोलो 31 दूनी कितना 62, 31 दूनी कितना 62, निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों के एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का काम है उत्तकों का मदद करना, वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है, कंडरा, कंडरा बोले तो हड्डी और मांसपेशी को क्या करता है, जोड़ता है, और इसका रंग होता है सफेद, इसका रंग क्या होता है, सफेद। उपास्थि कान, नाक और गले की हड्डी उपास्थि की होती है। श्वसन तंत्र को अलग रखने का काम भी कौन करता है, उपास्थि। रिंग या छल्ले करते हैं, उपास्थि को मुलायम हड्डी के नाम से जानते। पशु उत्तक नहीं है, बताओ कौन, दृढ़ उत्तक। पौधे के बाहरी सेल को, बाहर में जो छिलका तुमको मृत दिखता है उसकी को हम क्या कहते हैं, दृढ़ उत्तक। अब बाकी तंत्रिका उत्तक जो है, निम्न से कौन सा पशु उत्तक नहीं है, तंत्रिका उत्तक है कि नहीं है। तंत्रिका में ही क्या होता है, न्यूरॉन, क्या होता है, न्यूरॉन। किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन, किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन, किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन। फेफड़ा में होता है एल्वियोली, छोटी आंत में होता है विली, छोटी आंत में क्या होता है, विली, फेफड़ा में क्या होता है, एल्वियोली। तंत्रिका, तंत्र का सूक्ष्मतम अवयव क्या है, न्यूरॉन। किडनी का सूक्ष्मतम अवयव कौन, नेफ्रॉन, किडनी का नेफ्रॉन, तंत्रिका, तंत्र का न्यूरॉन। फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन डालकर शुद्ध करता है, और किडनी रक्त को छान कर शुद्ध करता है। और रक्त में क्या छानता है, यूरिया, रक्त में क्या छानता है, यूरिया, रक्त में क्या छानता है, यूरिया। फेफड़ा में होता है एल्वियोली, जो ऑक्सीजन देता लेता और कार्बन डाइऑक्साइड देता, ऑक्सीजन देता और कार्बन डाइऑक्साइड लेता। और विली होता है छोटी आंत, वो अंगुलीनुमा संरचना का होता है, जिसमें रक्त भरा हुआ होता है, जो भोजन रस को क्या करता है, अवशोषण करता है। छोटी आंत में क्या होता है, विली, छोटी आंत में क्या होता है, विली। और फेफड़े में क्या होता है, एल्वियोली, फेफड़े में क्या होता है, एल्वियोली, एल्वियोली ना। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, न्यूरॉन। किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में, जो छानने का काम करता है। अब यह इलेक्ट्रॉन पर कौन, नाभिक के लिए कौन खोजा था, अल्फा किरण का प्रकीर्णन प्रभाव कौन दिया था, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के बारे में और सिर्फ नाभिक के बारे में खोजा था। बताओ आंसर। इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं खोजा। नाभिक का परमाणु द्रव्यमान धन आवेश यानी प्रोटॉन होता है, खोजा। न्यूट्रॉन होता है, नहीं खोजा। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, खोजा। खोजा कि नहीं खोजा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4। देखो अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रभाव का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड। किसके पत्थर पर अटैक करवाया, सोने के। और किसका खोज किया, नाभिक का। और नाभिक में कौन आवेश होता है, धन आवेश। और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसको कहते हैं, पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने। किसने, किसने, मेसॉन का खोज युकावा ने। मेसॉन का खोज किसने, युकावा ने। एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। एंटी एसिड MgOH हॉल 2 है। एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल है। बोलन रे, मजा आया। कल आपकी क्लास नियमित समय पर है। एक मिनट, एक स्पेशल अनाउंसमेंट। कल का ग्रुप डी का टेस्ट, सब अपने जगह पे बैठ जाओ। जो लोग भी नीचे बैठे हैं अपने जगह पे बैठ जाओ, नहीं तो CBT 1 नहीं होगा। देख लो फिर, बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ। अब मेरा श्राप चला खाली कभी नहीं गया है। देखो कल और परसों का शेड्यूल हम आपको बता देते हैं। ग्रुप दांत पे दांत बैठा है। अच्छा अच्छा, थका हुआ है, कोई बात, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर, कोई बात नहीं। 12, 2 और 4। एक और जिसका बिहार इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट चलता है, वो सोमवार का जो टेस्ट है, कल रविवार को परसों लेने वाले हैं। ऑनलाइन उसका ऑफलाइन टेस्ट होता है, तो एक दिन उसको CBT मोड में उसका